हेलो स्टूडेंट, जेसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग वास्तविक संख्याओं में लेक्चर नंबर 2 में आज एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें कि जो अभाज्य गुणनखंड है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, किस प्रकार से ये निकाला जाता है। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले हमको सबसे पहले ये जरूरी बात जाननी है कि अभाज्य संख्या होता है। आइए देखते थे। तो अभाज्य संख्या की अगर बात करते, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है, तो आप लोग भी जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित हो, बाकी अन्य से किसी से विभाजित ना हो, वो कौन कौन सी संख्या है। तो संख्याएं देखिए, पहला है 2, फिर है 3, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इसी प्रकार से और सारे। ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले इनमें से देखिए, यहां पर क्या है, 140 है, ठीक है, यहाँ पर 156 है, 3825 है, 5005 है और 7429 है। इनमें से सबसे जो हार्ड वाली है उसको हम बना लेते हैं। इसके बाद इजी वाला जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग बनाइएगा, ठीक है। और ऐसा ना कहा, मतलब कहना पड़ जाए, ऐसा ना हो कि आप लोग ऐसा कह के निकल जाए कि सर जो है इजी वाला बना चुके हैं और हार्ड वाला छोड़ दिया हम लोग भी। ऐसा होने नहीं दे। चलिए आइए देखते हैं। पहले हम बनाते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का स्टार्ट करते। तो यहाँ पर है 7429, ठीक है। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले कितने से इसमें भाग दिया जाएगा, तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 7400, देखिए यहाँ पर 7429 में हम जो भाग देंगे तो पहला भाग किससे दे। यहाँ पर देखें कि पहला भाग किससे लेगा, 17। देखते हैं क्या 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, ठीक है, तो नहीं लग पाएगा। तो देखिए यहाँ पर 17 से भाग देते, 17 चौके कितना होता है, 68। अब देखिए 68, 74 में 68 घटाते हैं तो कितना बचेगा, बताइए, 6 बचेगा, ठीक है। और यहां से उतरे कितना, तो हुआ 62। 17 तिया देखिए 51, यहां पर हो गया 51। अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहां से होगा, है ना, 6 में से 5 घट गई। अब देखिए 11 हुआ, अब यहां से 9, अब 17 को पारा पड़िए 119 कितने बार में, 17 साथ 119 आता है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसमें कितने से भाग लगा, तो यहां पर देखिए क्या 17 से फिर लगेगा, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 दूना 34। अगर 43 है यहाँ पर 34, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 4 13, और यहाँ पर तो नहीं लग पाएगा। तो हम करते हैं 19 से, ठीक है। तो 19 से यहाँ पर अगर लगाते हैं तो 19 के खड़ा बढ़ते हैं 19, 19 गुना, है ना, 38। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 43 में 38 घटा कर देखते हैं, ठीक है, 2 बार ले जाते हैं, 19 गुना 38। अब घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पर कितना है, तो देखिए 19 दिया कितना हो, 57 हो गया, है ना। तो 19 दिया यहाँ पर 57 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कितना आया, देखिए 7429 का हुआ कितना, यहां से देखिए 17 है, गुना यहां से देखिए 19 है, और यहां पर कितना है, 23 है, ठीक है। तो हमारा फाइनली ये आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये 5वां हो गया। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर हम बनाते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है 5005, ठीक है, 5005। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 5005 में, ठीक है, भाग देते हैं। तो बताइए कितने से पहले,
देखिए अंतिम में 5 दिख रहा, यानी कि 5 से हम भाग लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ 5 से भाग लगाते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, 1001 आता है। अब बताइए इसमें कितने से भाग है। अब देखिए इसमें 7 से तो भाग नहीं लग सकता है। 7 से देखते हैं कि 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ पर 7 एकम 7, 3 बचेगा, 0, 7 चौके 28। हाँ लग सकता है यहाँ। देखिए 7 से भाग लगाते हैं यहाँ पर तो कितने बार में, 7 एकम 7 हुआ कितना, 3 बचा, ये 0 हो जाएगा, 7 चौके 28, 4, 28 यहाँ पर हो गया, बचा कितना, 2 और 1 करेगा, 21 हो, यानी 7 तरीके 21, 3 बार में और जा सकता है। और जरा सा ध्यान दीजिएगा, और देखिए कितने से और भाग लगा सकते हैं, है ना। तो यहां से हम लगा सकते हैं 11 से, 11 पे रहेगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 145 हो जाएगा। तो इसका देखिए 5005 का हमारा फैक्टर हुआ कितना, एक हुआ 5 और दूसरा हुआ 7 और तीसरा हुआ 11 और अगला हुआ 13। इस प्रकार से ये हमारा 5005 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो। तो ये भी हमारा आंसर गया। तो देखिए हम 2 क्वेश्चन बना दिए और आपको ये 3 क्वेश्चन खुद से बनाना, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन इजी है, ये थोड़ी सी हार्ड। तो आपको ये रखना है कि अगर ये 2 इजी क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है, और ये थोड़ी सी हार्ड है, कोई ज्यादा नहीं है, तो आप लोग इसको बनाइएगा। जितना अभ्यास कीजिएगा उतना ही आपका क्लियर होता जाएगा कॉन्सेप्ट। तो हम आशा करते हैं कि ये तीनों आप लोग जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। और ये 2 हम बना दिए, और जहां भी कोई दिक्कत होगा कमेंट में, ठीक है, कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन दिक्कत है। और वीडियो को फिर से, है ना, फिर से जा करके वीडियो में फिर से शुरू से आप देख सकते हैं, इसको बार बार आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए तो और आप, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे देखिए। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि पूर्णांकों, यहाँ पर कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप लोग पढ़े होंगे कि एलसीएम कैसे निकालना है और एचसीएफ कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है ज्ञात कीजिए और इसकी जांच भी। देखिए एलसीएम एचसीएफ तो निकालना ही है, उसका जांच भी करना है। तो जांच में क्या करना है, ये करना है कि जो ये 2 संख्या दिया है उनका आपको गुणा करना है, यानी यही कह रहा है ना, गुणनफल। फिर कह रहा है कि जो आप एचसीएफ और एलसीएम जो निकालिएगा उसका गुणनफल, और दोनों अगर बराबर हो जाता है तो यहाँ पर हमारा जांचने की प्रक्रिया जो है पूरी हो जाती है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 26 है ना, और क्या है, और दिया है 91, 26 और 91। तो बस हम आपको जस्ट पहले हम सिखा चुके हैं किस प्रकार से फैक्टर निकाला जाता है या अभाज्य गुणनफल। तो आइए अभाज्य गुणनफल, तो यहाँ पर हम सोल्यूशन लिखते हैं। अब देखिए आप कि 26 का अगर आप फैक्टर कीजिएगा, तो चलिए यहाँ पर सिखाते हैं हम। 26 का अगर फैक्टर कीजिएगा 2 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 13 दूना 26 हो। फिर लग सकता है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 गुना आप यहाँ 13 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या, यहाँ पर देखिए 91 का, 91 का आप करते हैं तो आप पढ़ लीजिए 13 साथ यानी 7 करें, तो आप कर सकते हैं 13 साथ यानी 7 गुने अगर 13 करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा, है ना। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब इसका एलसीएम निकालेंगे फिर एचसीएफ निकाल। आइए देखिए, यहाँ एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालने के लिए आपको कॉमन वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। कॉमन का मतलब हुआ कि जो दोनों में शामिल हो। तो देखिए इसमें और इसमें, यानी कि 26 के जो गुणनफल निकाले और 91 का जो अभाज्य गुणनफल निकाले, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए दोनों में क्या कॉमन। तो कॉमन यानी कि ये देखिए इसमें शामिल कौन कौन सी संख्या, सीधी भाषा में समझिए कि कौन सी संख्या दोनों में शामिल है। तो देखिए ना 13 है, तो 13 बस लिख दीजिए,
क्लियर, इतना होगा। अब आपको निकालना है एलसीएम। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एलसीएम निकालने के लिए एक चीज याद रखिएगा कि इसमें दो जो संख्या जो दोनों में शामिल हो तो लिखेंगे, और जो नहीं हो वो भी लिखेंगे। ठीक है, यानी कि होता है ना कि दिन बुलाए बाराती, बस वही बात, या तो है ना, बुलाया नहीं गया हो फिर भी यहाँ पर शामिल हो जाए। इसमें देखिए ना, दोनों में है ना, यहाँ पर दोनों में जो शामिल है उसको तो मतलब लिखना ही है, और जो नहीं है उसको भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए दो नहीं है उसको लिख दीजिएगा प्यार से। और देखिए यहाँ पर तेरह, देखिए दोनों में शामिल है उसको भी लिख सकते हैं, साथ है क्या नहीं है उसको भी लिख देना। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 17, यहाँ पर देखिए 13 गुना 182, कितना आ जाएगा 182। इतना हो गया हमारा, हमारा एलसीए भी निकल गया, एचसीए भी निकल, इतना तो हम काम। अब देखिए आपको जांच करनी है, क्या करनी है, जांच कर रहा है, जांच कीजिए। तो आपको जांच में क्या लिखना है, देखिए आपको लिखना है जांच में क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एचसीएफ गुने एलसीएम। यहाँ पर लिख सकते हैं एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। अब देखिए तो दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एलसीएम। तब देखिए दो संख्याओं कौन है जिनका गुणनफल यहाँ लिखना, यही संख्या है, दो संख्या कौन, तो एक है 26 गुना दूसरा कितना है 91 है यहाँ। ठीक है, और एचसीएफ देखिए, एचसीएफ क्या, एचसीएफ हमारा 13 है, गुना यहाँ पर कितना, देखिए एलसीएम कितना 182 है। ठीक है, और इसको गुना करके अगर दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर देखो 26 का गुना हम 91 के साथ करेंगे तो देखिए एक से करेंगे 26, 9 से करेंगे 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5 आ जाएगा, 9 गुना 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 6 6 23। देखिए यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आया हमारा 2366। ठीक है, इतना काम। और इसको भी गुना करके देखिए क्या इसके बराबर है, तो इसको गुना करते हैं 13 गुना के 26 के 6, 13 104 और 2 कितना हो जाएगा 6, हासिल हो जाएगा कितना 10। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 एकदम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। सो हम देख पा रहे हैं कि हमारा एलएचएस बराबर है आरएचएस। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो। तो इसी प्रकार से देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये भी क्वेश्चन इजी है, आप इसको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका होमवर्क है। ठीक है, जरूर बनाइएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आइए। अब देखिए इसमें इतना ये इजी क्वेश्चन, एकदम रसगुल्ला क्वेश्चन है तो, क्योंकि हम आप लोगों को अभाज्य गुणनफल भी सिखा दिए, एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है ये भी सिखा दिए, और आप लोगों को एक और चीज सिखा दिए वो है क्या, जांच करना। अब आप जांच कर सकते हैं, अरे दूसरा नहीं, आपको यही जांच करना था कि एलसीएम बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या था, दो संख्या गुणा को वो जांच करने सीखा। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनफल, यहाँ तो करें क्या, अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम क्या, तो सिर्फ सिंपल अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा ही ज्ञात करना है, जो पहले हम सिखा। चलिए बनाते हैं हम, इसमें से ये बनाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है 12, फिर दिया है 15, और क्या दिया है देखिए, और आपका दिया है 21 दिया है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 12 का अगर फैक्टर करते हैं मतलब गुणनफल निकालते हैं तो कैसे, तो यहाँ 12 का कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट करते हैं, 2 गुना के 4, 4 12 कर सकते हैं, इससे आप लोग भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 15 है, 15 को अगर करना चाहे तो कैसे करें, तो 15 कर सकते हैं
3 है, 5 6 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कितना 21 है। अब 21 को करना होगा तब कैसे कीजिएगा, 3 7 21। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 7। ठीक है, अब देखिए क्या कहा कि एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। तो चलिए सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। इससे क्या हम समझाए, हम इससे में ये समझाए कि मतलब इससे बोले तो मतलब जो संख्या सब में शामिल है उसको रूप देंगे, वही हमारा एचसीएफ होता है उन संख्याओं। ठीक है, यहाँ पर देखिए उस समय तीनों में क्या शामिल है, ध्यान से देखिए। देखिए क्या दो शामिल है, नहीं। फिर ये भी नहीं है, 3 है, हाँ यहाँ है यहाँ यहाँ, तो 3 हो गया। और कोई संख्या बिल्कुल नहीं है, तो हमारा एक एलसीएम हो गया 3। अब एलसीएम, एलसीएम में क्या बताए थे आपको, एलसीएम में हम बताए थे कि जो शामिल हो वो भी ठीक, उसको तो लिखेंगे ही। जो नहीं तीनों में कॉमन हुआ था शामिल हो तो भी लिखेंगे, वही हमारा एलसीएम होता है। देखिए यहाँ पर भी अगर हम घातक रूप में समझाते तो उस समय हम अलग से समझा देंगे कि वो बड़ा पावर होता है। ठीक है, एलसीएम और एलसीएम यहाँ पर है, किसी में है नहीं, दो किसी में यहाँ पर दो ही लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। और ये भी दो है, किसी में नहीं है, ये भी दो लिख देंगे। ठीक है, तीन देखिए तीनों में शामिल है ना, एलसीएम में लिखना ही है, सिर्फ एक ही लिखेंगे, बट तीनों में शामिल कॉमन वाले को एक ही। अब देखिए यहाँ पर तो 5 है, किसी में शामिल है नहीं, इसको भी लिख देंगे। मतलब क्या आप समझे कि सर ये 7 भी लिख दिए, हाँ इसका मतलब समझे कि जो शामिल हो उसको भी लिखना है और जो नहीं शामिल हो उसको भी। ओके, तो ये हमारा एलसीएम होता है। अब उसको गुना कीजिए, आप गुना कीजिए, कैसे करते हम कर सकते हैं, 7 पूरी के 21 है, 2 दूना 42 है। ठीक है, और ये 5 दूना 10 पीछे यहाँ पर हो गया हमारा क्या 420 आ गया। तो हमारा ये ठीक है, कितने इजीली तरीके से ये सॉल्व कर पाए एलसीएम और एचसीएफ। पिछला कितने बार हुए तो कहिए कि रिवीजन होता है, क्योंकि पीछे हम बता चुके हैं। अब देखिए ये जो दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन एकदम इससे भी इजी जो आप बना सकते, ये आपका होमवर्क रहा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे ये, VVI क्वेश्चन से समझिए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसका मतलब पहले आप समझ गए तो समझिए आप, है ना, मतलब समझिएगा और बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए एचसीएफ इतना बराबर 9, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एचसीएफ है ना वो 306 और 657 का 9 है। मतलब आप क्या समझे, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या, इन्हीं दोनों संख्याओं का मतलब कितना 9। आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये पहली संख्या अगर ऐसे लिख कि पहली जो संख्या वो कितना है जी, देखिए 306 है, 306 पहली संख्या। इसीलिए देखिए दूसरी जो संख्या है इसको लिख सकते हैं ऐसे कि दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या वो कितना है 657 है, इस प्रकार से। ठीक है, और दोनों का मौसा जो है यानी एचसीएफ, देखिए एचसीएफ और यहाँ पर कितना 306 यानी इन्हीं दोनों संख्याओं, इसका मतलब आप लोग समझ गए हैं कितना है 9, कितना है 9। क्या है, और देखिए पूछ क्या रहा है कि जिन दोनों संख्याओं का मौसा 9 है उन्हीं दोनों संख्याओं का लौसा एलसीएम क्या होगा, यही ज्ञान। ठीक है, तो एलसीएम देखिए कह रहा है कि एलसीएम, एलसीएम ऑफ यहां पर दिया है कितना, देखिए एलसीएम ऑफ 306 यानी इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, एलसीएम बताना है। ठीक है, तो एक देखिए एक सूत्र क्या होता है उसके थ्रू हम बना सकते हैं। ठीक है, उसके थ्रू हम बना सकते हैं। तो देखिए सूत्र हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या यहाँ पर लिखेंगे कि अगर आपको एलसीएम ज्ञात करनी हो इसका,
यही संख्या। एलसीएम याद करनी हो तो हम लिखेंगे यहां पर क्या कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब बटा में आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ एलसीएम है तो बटा में एचसीएफ कीजिएगा, HCF। अब देखिए पहली संख्या है कितना, देखिए 306 गुना दूसरी संख्या है कितना, देखिए 657 है ना। पहली संख्या भी हो गया, दूसरी संख्या गुना कर दिया। इसके बाद नीचे में क्या लिखेंगे, तो जो मौसा दिया है, देखिए मौसा ये दिया है, कितना दिया है, और इससे कटा सकते हैं। अब कटाइए इसको, यहाँ पर देखिए 9 है ना, 9 साते 63, इसमें से कितना बचा 2 और 7 27 हो गया, 9 दिया बताइए 27। अब यहाँ पर हो गया कितना 306 गुना 73 हो गया, कितना हो गया ये देखिए 73। अब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो एलसीएम हमारा निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम दिखाते हैं 306 गुना यहाँ पर देखिए 73, 3 से कीजिए 6 3 18 और 3 3 9 7 6 42 और 7 3 के 21। आप लोग कर लीजिएगा अपने माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कितना आया 8 आया, ओके। अब देखिए यहाँ पर कितना आया 3 आया, 9 4 13 के 3 1 1 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यानी यहाँ हुआ कितना, यहाँ पर आया 200, यहाँ पर देखिए यानी कि यहाँ पर हो गया 22,338। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को सतर्कता से देखने की जरूरत है। और थोड़ा सा देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि जांच कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रतिशत संख्या n के लिए 6 के पावर n का अंक जो है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। आप ध्यान से समझिए कि 0 पर समाप्त होने के लिए कौन कौन ऐसी संख्या है जो 0 का निर्माण करती है, पहले ऐसे समझिए। तो देखिए 2 और 5 के अतिरिक्त, ठीक है, एक मिनट देखिए। तो यहां पर हम लोग समझेंगे कि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 0 का निर्माण कर सकती है, कोई भी संख्या तो नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर 6 के साथ 5 का गुना करते हैं तो सर आ गया 30। अब आप ही बता दो कि 30 तो आ गया, मानते इस बात को, लेकिन क्या इस 6 में 2 शामिल है या नहीं, ये बताओ, है ना 2 शामिल। कुछ बच्चे ऐसे करते कि सर 8 का है ना, यहाँ पर 8 का क्या करते हैं 5 से गुना करते हैं तो सर 40 आ गया। तो फिर यही सवाल कि बताइए आपका ये 2 गुने 2 गुने 2 अर्थात 2 है कि ना है, मतलब सीधी सीधी समझिए ना कि वह छोटी संख्या है, केवल कौन कौन, तो एक 2 है तो दूसरा जो 0 का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो 0 का निर्माण। तो बस ये इसी आधारित हम लोग ये प्रश्न को हम लोग बनाए, देखिए तो कह रहे जांच कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर देखो 6 की पावर। सबसे पहले आपको क्या करना है, इजीली तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर क्या दिया है 6 की पावर n, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि 6 की पावर n का मतलब हुआ कि n आप कुछ भी ले लो तो क्या 0 पर इसका समाप्त हो सकता है, संख्या जो गुना करेंगे। जैसे मानो कि 6 के पावर अगर 2 लेते हैं तो 6 के 36 हुआ, क्या 0 पर समाप्त हुआ, नहीं। तो आप ऐसे कि 6 की पावर n में, ठीक है, और 6 का भाज्य गुणन करते हैं तो क्या आता है 2 गुना 3 आता है। क्लियर। अब इतना याद रखिएगा कि 2 गुना 3 आता है, ठीक है। इसके अभाज्य गुणन में
जब तक 5 आएगा नहीं, जब तक 2 रहेगा नहीं, तब तक शून्य पर समाप्त हो ही नहीं सकता। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2 गुने 3, तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि चूंकि 6 की पावर 1 में, ठीक है, n में 6 का अभाज्य गुणनफल करने, अभाज्य गुणनफल करने पर, अभाज्य गुणनफल करने पर 2 तो शामिल है, 2 तो शामिल है, किंतु 5 शामिल नहीं है। आपके लिखने पर ही नंबर मिलेगा, यानी आपको समझा देना है कि क्यों शून्य पर समाप्त नहीं होता। ठीक है, तो देखिए 2 तो शामिल है, लेकिन क्या इसमें 5 शामिल है? नहीं है, तो 5 शामिल नहीं, 5 शामिल नहीं। 6 की पावर n का अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। तो आपके मन में सवाल ये आ जाए या ध्यान रखें कि क्यों आपको लिखना है थोड़ा, क्योंकि क्योंकि शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए 2 एवं 5 का होना, 2 एवं 5 का होना अति आवश्यक है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि इसका अंत शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 चाहिए। तो 6 के पावर n में 6 का भाज्य गुणनफल किए तो 2 और 3 आया, 5 नहीं आया, तो आप कह सकते हैं कि 6 के पावर n का अंत शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अब इसमें देखिए इस वाला में क्या कर, आपको थोड़ा सा एक बार समझा दे कि किसी भी अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या तब होता है जब उसमें जो है सिर्फ एक या खुद वो भाग लग सकता है, वही अभाज्य संख्या हो। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या भाज्य संख्या होती है ऐसी, आपको बताना है। तो देखिए आपको कह रहा है कि इसको बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है, जबकि ये पूरे के पूरे अभाज्य संख्या का गुणनफल दिया है, योगफल दिया है। तो आप समझिए कि जब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जब आ जाए तो वह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अभाज्य संख्या हो जाती है, न कि अभाज्य। ठीक है, तो यहाँ पर उसी पर आधारित हम बनाएंगे एक प्रश्न है। तो देखिए हम सोल्यूशन करते हैं, जैसा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया है कि 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है, अब प्लस क्या दिया है 13, इतना दिया हुआ है। आप इसमें से देखिए क्या कॉमन के रूप में है। यहां पर देख सकते हैं कि 13 गुने 1, यानी दोनों में 13 13 गुने 1 कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर कॉमन ले सकते हैं, यानी कि आप 13 कॉमन लीजिएगा तो यहां से बचेगा 7 गुने यहां से बचेगा 11 गुने यहां से बचेगा 1। ठीक है, आप प्लस ये देखिए 13 तो कॉमन हो ही गया, यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। अब देखिए 13 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि 7 गुने 11 कितना हो जाएगा, तो 11 7 77 गुने 1 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा 78। तो यहाँ पर कैसे लिखते हैं कि 77 प्लस 1, ओके, यहाँ पर हो गया 13 गुने 78 हो गया। अब आप ही बताओ कि इसमें जो है ये 2 संख्याओं का गुणनफल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम जानते हैं, यहां लिखेंगे कि यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। यह भाज्य संख्या, ठीक है। आपके मन में ये सवाल है क्यों, ये भी बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी थोड़ी सी इंतजार कीजिए, अगले चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, पुनः देखिए, पुनः यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस कितना दिया है 5 दिया। ओके,
जैसे वो की है वैसे इसमें देखिए क्या कॉमन है, ये +5 है, यानी कि यहाँ पर गुणक रूप में आपको 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी 5, दोनों में कॉमन यही तो दिख रहा है, 5 आप निकाल सकते हैं। यहाँ से बचेगा 6, कितना होगा 7 गुने 6, गुने यहाँ पर देखिए 1, गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1 प्लस। अब देखिए यहाँ पर 5 जो है इधर में कॉमन तो ले लिए, जब कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचे, सिर्फ और सिर्फ 1 बची। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 5, अब इसको गुना कीजिए, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, सबको आप गुना कीजिएगा ना तो कितना आएगा 1008, और यहाँ पर प्लस कितना होगा गुना करके आप देख सकते। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो गया 5 गुने 1008 और ये कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा, और इस 1009 को 5 से गुना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बस इतना ही तो रुकिएगा, देखिए कि ये भी क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल है कि नहीं है, और दो संख्याओं गुणनफल क्या होती है, भाज्य संख्या, तो ये भी हम लिख सकते हैं भाज्य संख्या। क्या लिखिएगा कि यह भाज्य संख्या है, लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं चूंकि हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुण, अभाज्य संख्याओं का गुण भाज्य संख्या होती है, तो बताइए फाइनली हम लोग ये बना दिए, इतना हम लोग समझ गए कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, भाज्य संख्या। तो यहाँ पर हम प्रूव कर चुके कि 13 गुने 7 दो संख्या आया, भाज्य संख्या है। यहाँ पर देखिए 5 गुने यानी 5 गुने यहाँ पर 1000 जो 9 आ रहा है, ये दो संख्याओं का गुणनफल, और जहां दो संख्याओं का गुणनफल हो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या। ये दोनों हम लोग ठीक है। फिर अब आते हैं इसके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखने को थोड़ी सी डरावना लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है बिल्कुल इजी तरीके से, आप पहले समझिएगा। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर क्या कहा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया जो है 18 मिनट लेती है। ठीक है, यानी कि सोनिया 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और यहाँ पर जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगते हैं, 12 मिनट। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय, ठीक है, पर चलना प्रारंभ करते हैं तो और भी एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक, जब भी कहेगा पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का, दोबारा मिलने का, है ना, जब भी ऐसे प्रश्न में जब आप देखेंगे तो समझिए कि उसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है कि सोनिया द्वारा लगा समय कितना है, देखिए सोनिया द्वारा लगा समय एक चक्कर पूरा कर, देखिए समय कितना है 18 मिनट, कितना मिनट लगता है, 18 मिनट समय लगता है। और यही देखिए रवि द्वारा लगा समय कितना, तो 12 मिनट लगता है। अब आप देखिए सोनिया जो है एक चक्कर पूरा करती है 18 मिनट में, और रवि जो है एक चक्कर पूरा करता है 12 मिनट में, और एक ही समय से एक ही स्थान से एक ही दिशा में जब चलता है, दोनों लोग दौड़ लगाता है यानी चलता है, तो लोग
एक यानी कि जिस स्थान को चला उसी स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा पुनः दोबारा मिलने में, जब भी ऐसे आपका एलसीएम निकालना, यानी लिखेंगे कि एलसीएम, ठीक है, ऑफ एलसीएम ऑफ कितना 18 और 12। अब बताओ क्या होगा, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 18 दूना 36, यानी कि ये आएगा कितना 36 मिनट आएगा। 36 मिनट ही हमारा आंसर होगा। अब देखिए आप लिख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आया कि 36 आया कहां से, तो आप यहाँ पर एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 से करेंगे 9 गुना 18, 6 गुना 12, और फिर यहाँ पर 3 से करेंगे 3 तिया 9, 3 गुना 6। अब देखिए यहाँ पर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, तो यहाँ पर हुआ क्या 3 गुना के 6, 6 3 18, 18 गुना 36। तो ये हम क्या निकाले, एलसीएम निकाले। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएगा आसानी से आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, कल ये बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में बार बार ये पूछता है, ये क्वेश्चन यहां से आप जरूर, तो ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VBI क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव में आपका जरूर पूछेगा। तो बच्चों आज का इस एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, और ये इस एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चंस है बहुत ही एग्जाम के रूप से बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए इस वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका ये एक्सरसाइज 1.3 में अपॉइंटमेंट संख्या को सिद्ध करने के लिए अगले वीडियो में खूब बढ़िया से डिटेल पढ़ेंगे, और ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, एग्जाम हर साल पूछा है, अगले साल भी पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।